थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ आप लोगों के बीच आकर अपनी बातों को रखने का, खास तौर पर मेरे उन तमाम युवा साथियों के सामने अपनी बातों को रखने का जो संभवतः आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ने की उम्मीद रखते होंगे, इच्छा रखते होंगे या अपेक्षा करते होंगे। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मैं भी अपने आप को आपके साथ जोड़कर देख सकता हूँ। एक समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं राजनीति में नहीं था, जैसा अभी इस फिल्म में भी आप लोगों ने देखा ही होगा, एवी में दिखाया गया, मूवीज में था, दूसरे क्षेत्र में था, काम कर रहा था। जब मैं दूसरे क्षेत्र में था उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ। एक्चुअली दैट वाज द टाइम व्हेन आई सीरियसली रियलाइज इट वाजंट रियली लाइक आई वाज अ नेपो किड हु ऑलवेज वांटेड टू बी इन पॉलिटिक्स। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया था, पर उस रास्ते ने मुझे इस बात का एहसास ज़्यादा दिलाया कि ज़रूरी है राजनीति में जाना, और ख़ास तौर पर हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में आना ज़रूरी है जो एक अलग सोच रखते हैं। आज की तारीख में मेरी राहुल जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी इसी चिंता को प्रकट किया, और मेरी भी यही चिंता रही है कि आज की तारीख में एक फैशन बन गया है पॉलिटिक्स को, राजनीति को, राजनेताओं को क्रिटिसाइज करने का। राजनीति गंदी है, राजनेता गंदे हैं, राजनीति भ्रष्ट है, तमाम नेता भ्रष्ट हैं, ये एक जनरल परसेप्शन बना दिया गया है। अगर इस परसेप्शन को तोड़ना है तो उसके लिए भी हमें ही आगे आना होगा। आज जब मुझे ये मौका मिला है मेरे तमाम युवा साथियों के सामने अपनी बातों को रखने का, तो यह आग्रह आप लोगों से ज़रूर कर जाऊंगा। कहा जाता है ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। उस बदलाव को जिसको आप देखना चाहते हैं, उसके लिए खुद आपको अपना योगदान देने की ज़रूरत है। मेरे लिए भी बहुत आसान रहता पेरी पे खड़े होकर, मैं भी दिन रात कोसता। मैं बिहार से आता हूँ, बिहारी हूँ, बिहारी होने के नाते मेरे लिए ये और ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति का केंद्र रही है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बच्चा जन्म बाद में लेता है और उसका एसोसिएशन किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ पहले हो जाता है। इतने ज़्यादा राजनीति से जुड़े हुए लोग बिहार के लिए हैं, तो मेरे लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने आप को किस तरीके से राजनीति के साथ मैं जोड़ूं। उस वक्त मैंने ये फैसला लिया कि भाई, अगर राजनीति को कोसा जाता है, राजनीति के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, तो क्यों नहीं उसका हिस्सा बनकर हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आज आप लोग के बीच भी यही आग्रह करने आया हूँ। जब तक राजनीति में नई सोच नहीं आएगी, जब तक राजनीति में युवा जोश नहीं आएगा, और जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, मुझे इस बात की शिकायत रही है, जो कि आम जनता की भी रहती है, कि भैया अगर अलग अलग व्यवसाय के लिए एक बेसिक मापदंड होता है शिक्षा का, तो राजनीति में ये क्यों नहीं है? राजनीति में क्यों नहीं एक बेसिक मापदंड हो कि भैया कम से कम आप इतने शिक्षित होने चाहिए, इतने एलिजिबल होने चाहिए कि आप राजनीति के क्षेत्र में आ सकें, जो कि आज तक नहीं है इसमें। पर ज़रूरत है ऐसे लोगों को आने की जो कि जानकार हो, और उन लोगों को आने की जो जात पात धर्म मजहब से उठकर एक नई सोच रखते हैं। मैं जिस राज्य से आता हूँ, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जात पात धर्म मजहब पर पूर्णतः आधारित रहती है, और मुझे इस बात की तकलीफ रही है कि भैया आज की तारीख में जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, देश चांद की क्या सूरज की बात कर रहा है। आज की तारीख में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आज भी हम लोग जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए हैं। आज भी जातीयता हावी होती है, आज भी सांप्रदायिकता हावी होती है। मैंने ये प्रयास किया कि कम से कम अपने राज्य में मैं इस भ्रम को तोड़ने का मैं काम करूं। आज जब मैं अपने राज्य में जब मैं विकास की बात करता हूं या अपने एजेंडे की बात करता हूं, तो मेरा एजेंडा किसी अगड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ, या किसी पिछड़ा वर्ग से, या किसी दलित समुदाय से, या किसी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन की मैं बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रदेश एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करे, और ये संभव है। 2014 में हम लोगों ने देखा कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हम लोग के सामने आए, जिन्होंने देश को समुदाय, जाति या धर्म में नहीं बांटकर 125 करोड़ देशवासियों की बात उन्होंने की। 2014 में आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो उस वक्त उन्होंने 125 करोड़
देशवासियों को उन्होंने संबोधित करने का काम किया। और यही कारण है कि उस वक्त जात पात धर्म मजहब की कई बेड़ियां टूटी भी, कई लोगों ने जात पात धर्म मजहब से उठकर हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन करने का उन्होंने काम किया। आज भी ज़रूरत है ऐसी ही सोच की। अगर हम लोग सही मायनों में एक विकसित देश के निर्माण की कल्पना करते हैं तो ज़रूरत है समाज के हर उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की, जो आज की तारीख में भी पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठा है। जब तक हर उस व्यक्ति को हम लोग साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग विकसित प्रदेश, विकसित समाज, विकसित देश की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और ये काम देश के युवा ही कर सकते हैं। लंबा समय हम लोगों ने देखा देश के अनुभवी नेताओं को। मैं नहीं मानता कि उन्होंने देश के विकास में अपना योगदान नहीं दिया। उन्होंने भी अपनी तरफ से हर वो संभव कार्य किए, पर कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मुझे ज़रूर ये तकलीफ होती है जब मैं युवाओं को सुनता हूँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हुए राजनीति से, और जो आज के इस सेशन की थीम भी है, जब मैं उनको सुनता हूँ कि वो राजनीति से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर चलते हैं और कहीं ना कहीं, ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। जब ये सारी बातें वो बोलते हैं मुझे तकलीफ होती है। जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, पेरीफेरी पे बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, और जो आमतौर पर हम सब करते भी हैं। आमतौर पर हम सब बोलते हैं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, पर देश में जो गलत होता हुआ दिखता है उसके लिए हम ही लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। आज जब मैं यहाँ MIT में मौजूद हूँ, और मेरे लिए ये खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मुझे लगता है संभवतः एकमात्र ऐसी ये संस्था है जहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोर्सेज को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। एक ऐसा मंच यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से आने वाले दिनों में देश के राजनेता अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ, पूरी तैयारियों के साथ आने वाले समय में देश की राजनीति में अपना योगदान देंगे। आप सब उस स्तर पर पहुँचे, उसके लिए आज से ही आप सब की यहाँ पर तैयारी भी की जा रही है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस तैयारी के साथ, तमाम जानकारियों के साथ पूरी तरीके से जब आप देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तो उस वक्त सही मायनों में हम लोग देश को उस गति से आगे लेकर जा सकेंगे जिस गति की सोच हम लोग रखते हैं। भाई मैं भी जब बच्चा था या कॉलेज में था या आप लोगों की उम्र का था, नॉट दैट मैं अभी आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्र का हूँ, बट हाँ आप लोगों से कुछ साल ज़रूर बड़ा हूँ, बट जब आप लोगों की उम्र का था, कॉलेज में पढ़ता था, मेरे भी मन में ख्याल आते थे कि भैया देशों विदेशों में हम लोग जाते हैं, क्यों नहीं भारत विदेश जैसा दिखता, क्यों नहीं हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन्स आती हैं, क्यों नहीं हमारे यहाँ भी विकास के नए नए मापदंड तय किए जाते हैं। पर उसके लिए उस सोच का होना ज़रूरी है। अगर वो सोच ही नहीं होगी, आज की तारीख में अगर हम लोग बुलेट ट्रेन्स की बात तो कर रहे हैं, कम से कम आज नहीं तो कल हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे भी, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। विदेशों में जाकर हम लोग उसकी खूबसूरती की, उसकी सफाई की हम लोग बात करते हैं, कम से कम आज ये चर्चा हो रही है कि कैसे भारत को स्वच्छ रखा जाए। इस सोच की चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। पर कई बार हम लोग देखते हैं कि रूढ़िवादी राजनीति में हम लोग ये चर्चा तक नहीं करते। मेरे जितने साथी जो यहाँ पर बिहार से होंगे वो कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ पाएंगे। आज भी जब हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच सीमित होकर रह जाती है, कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल आ जाए, या कैसे हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर आ जाए, या कैसे हमारे घर के सामने एक नली गली खुल जाए। ये विकास के मापदंड बिहार जैसे राज्य में बनकर रह गए। जब तक आप बिहार में IT कॉलेजेस की बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में मुजफ्फरपुर में नहीं मिल सकती, भागलपुर में नहीं मिल सकती, दरभंगा में नहीं मिल सकती, पटना में नहीं मिल सकती? पर इसके लिए ये सोच का होना ज़रूरी है, और ये सोच हम युवा ही ला सकते हैं। मैं इसको बहुत विनम्रता से मानता हूँ कि जोश के साथ, नई सोच के साथ अनुभव का भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी है उस अनुभव को हम अपने जोश के साथ मिलाकर एक सही मायनों में, सही दिशा में अपनी ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल करें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आप सब अपने अपने राज्यों के अलग अलग कोने में जाकर जब एक विकसित देश की बुलंदी के लिए
जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे, जब आप लोग मेहनत करेंगे, तो यकीनन हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। पर उसके लिए राजनीति से जुड़े ज़रूर। अपने तमाम युवा साथियों को भी भारत की राजनीति की जानकारी दें। तकलीफ होती है मुझे कई बार जब युवाओं को ये तक पता नहीं होता कि भारतीय राजनीति का ढांचा क्या, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, संघीय ढांचा क्या है, एमएलएस की भूमिका क्या है, एमपीज की भूमिका क्या है, मुख्यमंत्री क्या हैं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। ये ऐसी बेसिक जानकारियां हैं और मैं इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इन बातों को प्रोत्साहित एमआईटी के द्वारा किया जा रहा है। आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं, सही मायनों में तभी हम लोग युवाओं को भारत की राजनीति के साथ जोड़ सकेंगे। आज भारत एक युवा देश है, एक बड़ी आबादी है भारत में जो कि युवाओं की है। लगभग 65% आबादी देश की ऐसी है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। भारत की अगर आप औसतन उम्र भी देखें तो वो भी 30 वर्ष से कम है। ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी है देश में युवाओं की, जिनको एकजुट होना जरूरी है। मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो कई बार हम लोग को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पर वो ये लाभ भी तभी उठा पाते हैं जब हम बंटते हैं। अगर हम लोग एकजुट होकर रहें, एकत्रित होकर रहें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को बांट सके, जो हम लोग को अलग कर सके। और यही युवा शक्ति है जो देश को आगे लेकर जा सकती है। मैंने कई बार सदन में इस विषय को उठाया भी है। मुझे ताज्जुब होता है कि भारत जैसा देश जो एक युवा देश है, वहाँ पे बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, विभिन्न प्रकार के और आयोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है। पर भारत जैसे एक युवा देश में अभी तक एक युवा आयोग नहीं है, अभी तक एक यूथ कमीशन नहीं है। कई बार मैंने भारत की संसद में भी इस आवाज़ को उठाने का मैंने कार्य किया, पर मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब आप जैसे युवाओं का मुझे साथ मिलेगा, ज़रूरत है कि भैया भारत में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो, एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश में युवाओं की है। एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जहां पे युवा अपनी समस्याओं को लेकर जाएं और समाधान लेकर आए। भारत में जब हम लोग युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, ये विडंबना है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि भैया हम कैसे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। पर कई ऐसे युवा हैं जो कि इन क्षेत्रों से हटकर रुचि अलग क्षेत्रों में भी रखते हैं। कई हैं जो कला के क्षेत्र में जाकर वहाँ पर गायक बनना चाहते होंगे, निर्देशक बनना चाहते होंगे, अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, संगीत के नृत्य के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे। कई ऐसे युवा हैं जो कि खेल कूद में जाना चाहते हैं, पर उन्हें वो अवसर नहीं मिलते, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत में एक युवा आयोग हो जिसके माध्यम से युवा वहाँ पर जाएं अपनी समस्याओं के साथ और वहाँ से समाधान लेकर आएं। पर इसको इम्प्लीकेट कैसे किया जाएगा? इसको इम्प्लीकेट तभी किया जा सकता है जब एक बड़ी भागीदारी युवाओं की भारतीय राजनीति में हो, और उसकी शुरुआत जमीनी स्तर से होना ज़रूरी है। आज मुझे गर्व होता है यहाँ पे अधिकांश युवा अवॉर्डीज हैं जो कि भारत के देश के कोने कोने से, गांव गांव से आए हुए हैं। सरपंच हैं, विधायक हैं, कई ऐसे हैं जो कि भारत के गांव से जुड़े हुए हैं। और हकीकत है, भारत आज की भी तारीख में गांव में बसता है। ज़रूरत है वहाँ से हम लोगों की भागीदारी की, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम लोग अपनी भागीदारी को और मजबूती से और प्रमुखता से और वोकल होकर और लाउड होकर अपनी बातों को भारत के गांव से लेकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद तक हम लोग रखने का काम करेंगे। अपनी मजबूत भागीदारी को आगे लेकर आने का काम करेंगे। खुशी है मुझे कि आज की तारीख में मौके भी कई राजनीतिक दल दे रहे हैं देश के युवाओं को आगे आने का। उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग कैसे उठाएं, ये हमारे ही हाथों में है। पर इस उम्मीद के साथ कि जैसे मेरा देश एक युवा देश है, वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद भी एक युवा संसद होगी, जहाँ पे भारी संख्या में देश के युवा, देश की युवतियाँ वहाँ पर आएंगी। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए एमआईटी का मैं धन्यवाद करता हूँ, पूरी मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे बसवा राज सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ
इनका पुराना संबंध रहा है, रिश्ता रहा है। मुझे ये मौका मिला कि यहाँ पर आए, शहजाद भाई यहाँ पर हैं, पुराने मित्र साथी मेरे, और तमाम अवॉर्डीज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ जिनको अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आप सबको अवार्ड्स दिए गए। ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।